अध्याय 9 एक स्पष्ट संदेश। हरिपुर के भव्य हॉल में राजा वेदांत आगे पीछे घूम रहे थे। उनका माथा गहरी सोच में डूबा हुआ था। उनके पीछे स्वर्ण सिंहासन खाली खड़ा था, जो कमरे को रोशन करने वाली कई मशालों की परिवेशीय चमक को दर्शाता था। ऊंचे मेहराब और जटिल नक्काशी अतीत के गौरव की कहानियां सुना रही थी, लेकिन वर्तमान अनिश्चित लग रहा था। उनके मंत्री, एक बुजुर्ग व्यक्ति जिसके सिर पर बाल नहीं थे और जिसके चेहरे पर बाल नहीं थे, ने चुप्पी तोड़ी। महाराज, हमें अपने स्काउट से खबर मिली है कि सरदार खान हरिपुर पर हमला करने के लिए आ रहा है। उन्होंने पहले ही अपने रास्ते में पड़ने वाले छोटे शहरों और गांवों पर लूटपाट और हमला करना शुरू कर दिया है। हमें युद्ध की तैयारी करनी होगी, सेनापति कृष्ण ने कहा। महाराज, पीछे देखना हमेशा साफ होता है। अब हम बस इतना कर सकते हैं कि अपनी सेना को तैयार करें और इकट्ठा करें। और याद रखना, हमारे सबसे बुरे समय में भी हमारे पूर्वजों और शहीदों की आत्माएं और तुम्हारे पिता की विरासत हमारा मार्गदर्शन करेगी। उसके शब्दों ने युवा राजा को सांत्वना दी। फिर भी वेदांत को आने वाले युद्ध की घबराहट महसूस हो रही थी। सरदार खान जुगल किशोर के आदेशों के खिलाफ नहीं जा सकता। कुछ गलतफहमी जरूर है। 2 दूतों को सरदार खान के पास तुरंत भेजो और जुगल किशोर और हमारे बीच की संधि के साथ भेजो, उसने उन्हें आदेश दिया। मुझे किसी भी कीमत पर इस युद्ध को रोकना है। इस बीच सरदार खान के शिविर में विजयगढ़ पर विजय का जश्न मनाते हुए पूरे जोश में जश्न मनाया जा रहा था। रंग बिरंगे झंडों से तंबू सजाए गए थे और ढोल की लयबद्ध थाप हवा में गूंज रही थी। सैनिक खुशी से नाच रहे थे। उनके चेहरे मशालों की गर्म चमक से जगमगा रहे थे। बड़े बड़े अलावों की लपटें उछल रही थीं, जो शिविर के बाहरी इलाकों में टिमटिमाती हुई छायाएं बना रही थीं। भुने हुए मांस की सुगंध हवा में फैल रही थी, जिसमें ताजे फलों और शराब की मीठी खुशबू भी मिल रही थी। संगीतकार पारंपरिक धुनें बजा रहे थे, जबकि अन्य कलाकार अपनी हरकतों से मनोरंजन कर रहे थे। जिधर देखो उधर मौज मस्ती के दृश्य थे। खेलों से लेकर लूट और हत्या की कहानियां साझा करने वाले सैनिकों तक। जैसे जैसे शिविर में अंधेरा छा रहा था, गोकुल से सैनिकों की वापसी की प्रत्याशा स्पष्ट होती जा रही थी। सरदार खान अपने भव्य रूप से सजे हुए तंबू में धैर्यपूर्वक बैठा और प्रतीक्षा कर रहा था। लालटेन की हल्की चमक उसकी आंखों में लालच की चमक प्रकट कर रही थी। उसने पहले ही कल्पना कर ली थी कि सैनिक सोने और खजाने के पहाड़ लेकर आएंगे। एक प्रहरी गोकुल से पुरुषों की वापसी की घोषणा करते हुए दौड़ा, अपनी उत्तेजना को रोक पाने में असमर्थ। सरदार खान प्रवेश द्वार की ओर चला गया। उसे उम्मीद थी कि गाड़ियों में ढेर सारा माल भरा होगा। उसकी आंखों के सामने एक भयावह दृश्य था। केवल 4 सैनिक, पीटे और थके हुए, हिचकिचाते हुए उसकी ओर बढ़े। उनके हाथ खाली थे। वे भयभीत थे। गोकुल से लाए गए सोने और कीमती कलाकृतियों से लदे हुए ठेले और गाड़ियां उनके साथियों की बेजान लाशें ढो रही थीं। सरदार खान की खुशी गुस्से में बदल गई। उसका चेहरा और भी गहरा हो गया। उसकी आंखें खतरनाक दरारों में सिमट गईं। ये किसने किया? वह गरजा, उसकी आवाज खामोश शिविर में अशुभ रूप से गूंज रही थी। सैनिक कांप उठे, उनकी विफलता का भार उन पर भारी पड़ रहा था। फरीद ने उत्तर दिया, नागा साधुओं का एक समूह, जिसका नेतृत्व अजा नामक एक नागा कर रहा था। सरदार खान की विशाल उपस्थिति तंबू पर हावी हो गई और उसने सैनिकों को घूरते हुए स्पष्टीकरण मांगा। बोलो, गोकुल में क्या हुआ? फरीद बोलने की हिम्मत जुटाने से पहले एक पल के लिए झिझका। उसकी आवाज कांप रही थी। हमने उन्हें कम आंका। मेरे मालिक, गोकुल वैसा नहीं था जैसा हमने सोचा था।
सरदार खान का धैर्य जवाब दे रहा था। समझाओ। तारिक ने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। यह नागा साधुओं का नेता अजा था। उसके साथ कुछ और लोग भी थे। हमने कभी नहीं सोचा था, कभी विश्वास नहीं हुआ कि कोई इंसान ऐसा हुनर रख सकता है। फरीद ने बीच में कहा। उनकी हरकतें बिजली की तरह तेज थीं। धुंधली सी। हमारे पास कोई मौका नहीं था। उन 10 लोगों ने हमारे 97 साथियों को मार गिराया, और हर चाल, हर मार अनोखी थी, मानो वे अपने हाथों में हथियार लेकर पैदा हुए हों। नागा साधु की हर तारीफ सरदार के स्वाभिमान पर चोट करती थी। तारिक ने आंखें चौड़ी करके कहा, ये सिर्फ उनका युद्ध कौशल नहीं था मेरे मालिक, उन्होंने जो ताकत दिखाई वह अलौकिक थी। वे सैनिकों को ऐसे उठाते थे मानो वे महज खिलौने हों, और उन्हें एक तरफ फेंक देते थे। उनकी आंखों में आग थी। फरीद ने लगभग अपने आप से फुसफुसाते हुए कहा। तारिक हकलाते हुए बोला, और उनके जैसे और भी लोग थे, सभी हथियारबंद, सभी तैयार, और सभी हमारा इंतजार कर रहे थे। सरदार खान सैनिकों की कहानियों से हिल गए, लेकिन अपनी बेचैनी को छुपाया। और तुम मुझे ये खबर लाए हो। हमारी सारी जीत के बाद पराजित सैनिकों ने शर्म से अपना सिर झुका लिया। उनकी हार का बोझ साफ दिखाई दे रहा था। उन्हें कुछ ऐसा सामना करना पड़ा था जिसके लिए वे तैयार नहीं थे। जैसे ही सरदार खान उनकी सजा की घोषणा करने वाला था, तंबू के दरवाजे खिसका दिए गए और शाही अंदाज वाले 2 आदमी अंदर आए। उनके साथ उनका एक कमांडर भी था। सैनिकों ने तुरंत अपनी पीठ सीधी की और तंबू में एक असहज सन्नाटा छा गया। हुजूर, उनके सेनापति ने घोषणा की, ये हरिपुर से आए दूत हैं। सरदार खान की झुंझलाहट कम हो गई क्योंकि उन्होंने स्थिति के महत्व को ध्यान में रखा। स्वागत है, उन्होंने एक मजबूर मुस्कान के साथ कहा, उनके बैठने के लिए आलीशान गैदों की ओर इशारा करते हुए। नौकरों ने जल्दी से भुना हुआ मांस और शराब से भरी एक ट्रे पेश की। वरिष्ठ दूत ने मांस को देखा और फिर विनम्रता से मना कर दिया। हम शाकाहारी हैं। सरदार खान ने एक भान उठाई। उनकी मुस्कान एक मनोरंजक मुस्कुराहट में बदल गई। सिद्धांत या आस्था का मामला, दोनों, उसी व्यक्ति ने आत्मविश्वास से जवाब दिया। सरदार खान ने हंसते हुए कहा, बहुत अच्छा। आगे झुकते हुए उन्होंने कहा, इस यात्रा का मैं किस कारण से आभारी हूँ। वरिष्ठ दूत ने हरिपुर के प्रतीक के साथ सीलबंद एक मोटी चर्मबद्ध स्क्रॉल को सावधानी से खोला। उन्होंने इसे सरदार खान को सौंप दिया और कहा, हमारे राजा वेदांत का संदेश। सरदार खान की उंगलियों ने धीरे से मुहर तोड़ी। उनकी आंखें लिपि को स्कैन कर रही थीं। जैसे जैसे उनकी आंखें स्क्रॉल पर घूमीं, वे हर पंक्ति को पढ़ने के साथ संकुचित होती गईं। लिपि स्पष्ट थी और मुहर और भी स्पष्ट थी। अहमद शाह अब्दाली का निशान। वेदांत और जुगल किशोर के बीच एक संधि चर्मपत्र पर उनकी पकड़ मजबूत होती गई। इसके किनारे सिकुड़ने लगे। सरदार खान के व्यवहार में सूक्ष्म बदलाव किसी का ध्यान नहीं गया। हर कोई उनकी प्रतिक्रिया के लिए सांस रोककर इंतजार कर रहा था। हालांकि सरदार के प्रतिक्रिया देने से पहले वरिष्ठ दूत ने एक और स्क्रॉल निकाला। जोर से पढ़ने से पहले अपना गला साफ किया। शांति और समृद्धि के नाम पर उन्होंने अपनी आवाज को अडिग और मजबूत करते हुए शुरू किया। हरिपुर के राजा वेदांत ने अफगान भूमि के सरदार खान को अपना अभिवादन दिया। अहमद शाह अब्दाली के आशीर्वाद और मुहर के साथ। ये संदेश सरदार खान को याद दिलाता है कि हरिपुर और अफगान साम्राज्य के बीच गैर आक्रामकता की संधि मौजूद है। हमें उम्मीद है कि यह संधि शांति और आपसी सम्मान के लिए हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। राजा
वेदांत के शासन में हरिपुर सरदार खान का दुश्मन नहीं है। हरिपुर पर हमला करो और इसे अहमद शाह अब्दाली को हराने के रूप में देखा जाएगा। सरदार खान की महत्वाकांक्षा को चर्मपत्र के एक टुकड़े ने विफल कर दिया था। वह पीछे झुक गया। उसकी उंगलियां उसकी कुर्सी के आर्मरेस्ट पर एक विचारशील लय में ताल बजा रही थीं। उसके दिमाग में उसका अगला कदम था। सरदार खान के आसपास के हर सैनिक और नौकर को उसके अंदर बढ़ते क्रोध का एहसास हो रहा था। एक तूफान जो सामने आने को तैयार था। कुछ और जोड़ना चाहोगे? सरदार खान ने जूनियर संदेशवाहक की ओर देखते हुए पूछा। उसकी आवाज में धमकी भरी आवाज थी। जूनियर संदेशवाहक ने केवल अपना सिर हिलाया। अपने आप को शांत रखने की पूरी कोशिश की। बिना किसी चेतावनी के सरदार खान ने जूनियर संदेशवाहक पर झपट्टा मारा और उसे अपने करीब खींच लिया। उसने अपने एक आदमी को इशारा किया, जिसने तुरंत उसे मांस का एक बड़ा टुकड़ा थमा दिया। एक दुष्ट मुस्कान के साथ उसने पैर का टुकड़ा युवा संदेशवाहक के मुंह में ठूंस दिया। जूनियर का गला भर आया और वह हौंफने लगा। अपनी बेइज्जती पर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वरिष्ठ संदेशवाहक ने अपने स्पष्ट भय के बावजूद अपने साथी को और अधिक पीड़ा से बचाने के लिए हस्तक्षेप करने की कोशिश की। सरदार खान, हम केवल संदेशवाहक हैं और संदेशवाहकों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाया जाता, उसने जवाब दिया। लेकिन सरदार खान का सुनने का कोई इरादा नहीं था। अब उसका ध्यान वरिष्ठ पर गया। अपनी आंखों में एक भयावह चमक के साथ उसने वरिष्ठ संदेशवाहक के हाथों से संधि पत्रक छीन लिया, वही कागज जिसने उसकी महत्वाकांक्षाओं को विफल कर दिया था। चूंकि इस संधि के शब्द तुम्हारे मुंह से मेरे पास पहुंचे हैं, मैं चाहता हूं कि तुम अपने शब्द वापस ले लो। इसे अपना अंतिम भोजन मानो, उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। अपने आदमियों की मदद से उसने उस आदमी का मुंह खोला और बेरहमी से उस वरिष्ठ दूत के गले में स्क्रॉल ठूंस दिया। दूत की आंखें डर से चौड़ी हो गईं। उसकी दबी हुई चीखें खामोश तंबू में गूंज रही थीं। फिर सरदार खान ने पास की मेज से तेल की एक कुप्पी ली और एक क्रूर मुस्कान के साथ उसे स्क्रॉल पर डाला, जो अंततः दूत के गले में बह गया। एक मशाल लेकर उसने लौ को पास लाया और एक तेज गति से तेल को जला दिया। दूत का शरीर हिंसक रूप से हिल गया। उसकी चीखें उसकी जीभ और गले को जिंदा जलाने वाली लपटों से दब गईं। आखिरकार उसे भस्म कर दिया। तंबू जल्द ही एक मोटे, तीखे धुएं और जलते हुए मांस की उबकाई वाली गंध से भर गया। शेष सैनिक और कनिष्ठ दूत केवल भय से देख सकते थे, शक्ति और क्रूरता के बर्बर प्रदर्शन से मूक। सरदार खान का संदेश स्पष्ट था। कोई भी चर्मपत्र, संधि या राजा उसकी महत्वाकांक्षा के रास्ते में नहीं आ सकता। खान का क्रोध लगातार फूट रहा था। गोकुल की लड़ाई में घायल सैनिकों ने दया की गुहार लगाने के बावजूद केवल ठंडे क्रोध का ही सामना किया। फरीद, तारिक और अन्य युवा सैनिकों को तंबू के बीच में घसीटा गया। उनका डर साफ झलक रहा था। क्या मैंने तुम्हें योद्धाओं के रूप में प्रशिक्षित नहीं किया? क्या मैंने तुम्हें खाना नहीं खिलाया, कपड़े नहीं पहनाए, तुम्हें कोई उद्देश्य नहीं दिया? सरदार खान की आवाज गरज उठी, जो तंबू में गूंज रही थी। और तुम मुझे इस तरह से बदला दोगे? हार और शर्म से फरीद ने बोलने की कोशिश की, उसकी आवाज कांप रही थी। हम पर घात लगाकर हमला किया गया। नागा साधुओं की ताकत के सामने हम अचंभित थे। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, सरदार खान ने अपने एक आदमी को इशारा किया और एक ब्लेड ने फरीद की दलीलों को तेजी से खत्म कर दिया। एक एक करके बाकी दो को भी अपनी अपनी नियति का सामना करना पड़ा। उनकी जान चली गई, जो विफलता की कीमत का स्पष्ट संदेश था। कनिष्ठ दूत असहाय होकर खून और आग को देख रहा था।
उसके मुंह में मांस अभी भी था। फिर जब तंबू का फर्श खून से सना हुआ था, सरदार खान की निगाहें अपने दूसरे कमांडरों और सैनिकों पर चली गईं। क्या आज किसी ने तुम्हें कोई संधि सौंपी है? सरकारी मोहरों और मोहरों वाली? उसने पूछा। किसी भी गलत जवाब के परिणामों को जानते हुए लोगों ने जल्दी से अपना सिर हिला दिया। हर एक ने सरदार खान की निगाहों से बचते हुए उम्मीद की कि वे उसके क्रोध का अगला लक्ष्य न बने। उसकी खतरनाक निगाहें कनिष्ठ दूत पर टिक गईं, जो डर से कांप रहा था। और तुम, क्या तुमने पहले भी ऐसी संधि देखी है? कनिष्ठ दूत, जिसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी, हकलाते हुए बोला, नहीं, मैंने नहीं देखा। सरदार खान ने गहरी सांस ली और शांत हो गया। हालांकि तंबू की हवा अभी भी जलते हुए मानव मांस की बदबू से भरी हुई थी। क्रूर प्रदर्शन ने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया था। वहां मौजूद हर कोई विफलता या धोखे के घातक परिणामों को जानता था। रात की घटनाओं ने सरदार खान की प्रतिष्ठा को एक नेता के रूप में स्थापित कर दिया था, जिसका अनुसरण किया जाना चाहिए और जिससे डरना चाहिए। कनिष्ठ दूत, जो अभी अभी देखी गई भयावहता से अभी भी कांप रहा था, सरदार खान की ठंडी आंखों में देखने लगा। सरदार ने ऐसे लहजे में कहा जिसमें कोई सवाल करने की गुंजाइश नहीं थी। अपने मालिक के पास वापस जाओ। उससे कहो कि भले ही वह मुझे दुश्मन न समझे, लेकिन मुझे दोस्त समझने की गलती भी न करे। मैं न तो किसी का नौकर हूँ और न ही उनका सहयोगी। दूत ने जल्दी से सिर हिलाया। सरदार ने जाने के लिए मुड़ते हुए कहा, और सुनिश्चित करें कि वह यह अच्छी तरह से समझे। जबकि संधियां दूसरों को बांध सकती हैं, वे मुझे नहीं बांधती। इसके साथ ही दूत को जल्दी से तंबू से बाहर ले जाया गया, जिसके पास एक भारी संदेश था, जो निश्चित रूप से हरिपुर के दरबार में गूंजेगा। अब सरदार खान का ध्यान अपने सेनापति की ओर गया। इस समय गोकुल में कितने नागा साधु हैं? इन 4 कायरों ने आपके पास लाए जाने से पहले कहा था कि लगभग 100 आदमी हैं, सेनापति ने उत्तर दिया। अनुमान काफी सटीक था, क्योंकि अजा सहित नागाओं की कुल संख्या 111 थी। गोकुल में वापस आकर अजा ने दृढ़ता से कहा, ध्रुव, मुझे बताओ, तुमने सरदार खान के शिविर में क्या देखा? इन सैनिकों की कुल संख्या कितनी थी? हमें उनमें से हर एक से लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। उनकी संख्या हजारों में है, ध्रुव ने उत्तर दिया। अगला अध्याय सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल स्टोरी नुक्कड़ को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। सुनने के लिए धन्यवाद।